जी अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, ये टॉपिक बेटा आप लोगों ने कैफ 7 में भी थोड़ा सा कवर किया हुआ है, लेकिन ये हमारे एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेटा पेपर में भी इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है बेटा। इफिक 1 बेटा, ये जो इफिक 1 है ये कैफ 7 के सिलेबस में भी है और रिपोर्टिंग के पेपर में भी ये इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में अवेलेबल है। रिपोर्टिंग का सिलेबस दो तरह से कंसिस्ट करता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बेटा डायरेक्टली आपके पेपर में हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली, जो इसको हम प्रायर नॉलेज कहते हैं, वो आपके सिलेबस में है। तो इफिक 1 पे अक्सर एग्जामिनेशन होती है इस पेपर में, तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, रिवाइज करते हैं, समझते हैं। बेटा इफिक 1 किस बारे में है? बेटा इफिक 1 है चेंज इन एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कि बेटा अगर एस्टीमेट में चेंज आ जाए तो बेटा हमने उसको किस तरह से कवर करना है। बेटा तीन तरह के एस्टीमेट में चेंज आ सकता है। ये वही एस्टीमेट हैं जब हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट की इनिशियल प्रोविजन बनाते हैं तो उस वक्त इस्तेमाल होते हैं। बेटा इसमें अगर चेंज आ जाए तो हमने इसकी काउंटिंग किस तरह से करनी है। बेटा ये हमें कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? इफिक 1 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कम्युनिटी 1 की ये इफिक है, और ये हमें बताती है कि हमने किस तरह से इस एस्टीमेट के चेंज को काउंट फॉर करना है। ये बेटा तीन एस्टीमेट में चेंज आ सकता है। पहला क्या है बेटा? चेंज इन एस्टीमेट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। बेटा जो शुरू में आपने एक एस्टीमेट किया था कि डिसमेंटलिंग करने का इतना खर्चा आएगा, उस खर्चे में बेटा चेंज आ गया, तो चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन डिस्काउंट रेट। आपको बताया डिसमेंटलिंग कॉस्ट चूँकि कई अर्से के बाद, कई साल के बाद पे करनी होती है, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हम कोई डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं। बेटा वो डिस्काउंट रेट में अगर चेंज आ जाए तो वो भी इसी चैप्टर में कवर होगा। चेंज इन टाइमिंग ऑफ आउटफ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। बेटा ये भी एक एस्टीमेट ही है, ये भी एक एस्टीमेट ही है। उसकी वजह ये है बेटा कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने हमारे एसेट की लाइफ 5 साल है। यूजफुल लाइफ एक एस्टीमेट होता है। हम कहते हैं कि 5 साल के बाद अगर हम इसको डिसमेंटल करेंगे तो हमें खर्चा पे करना पड़ेगा। बेटा अगर आप अपनी यूजफुल लाइफ को चेंज कर दें तो आपकी टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो भी चेंज हो जाएगी। अगर ये चेंज हो जाएगी तो बेटा इसे भी हम क्या कहेंगे? चेंज इन द एस्टीमेट, और इसकी काउंटिंग भी इसी चैप्टर के मुताबिक होगी। रूल याद रखें, रूल बेटा ये है, चेंज इन estimate of dismantling cost shall be accounted for prospectively। shall be accounted for prospectively। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है बेटा
कि जिस दिन हम एस्टीमेट चेंज करेंगे उस दिन के बाद हम रिवाइज एस्टीमेट यूज़ करेंगे और उस दिन तक हम क्या करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग एस्टीमेट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है, उसका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2020 को, एंड होता है दिसंबर 31 2020 को। एस्टीमेट में चेंज कब आया है? फर्स्ट करें 30 जून 2020 को। तो बेटा क्या होगा, क्या होगा, 30 जून 2020 तक बेटा 30 जून 2020 तक बेटा ये टाइम जो होगा हम क्या करेंगे बेटा, हम एग्जिस्टिंग एस्टीमेट यूज़ करेंगे। और बेटा 30 जून के बाद जो हम अकाउंटिंग करेंगे बेटा क्या करेंगे, इसमें हम रिवाइज्ड एस्टीमेट्स यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो प्रोस्पेक्टिवली। अच्छा जी, इसमें दो केस हैं जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। दो केस हैं बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 2। क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ़र्क है बेटा, इसलिए दो केस बना के मैं पढ़ाता हूँ। केस नंबर 1 क्या है जी, एसेट इज measured at cost model. Asset is measured at revaluation model. ठीक है बेटा, एसेट इज measured at cost model and asset is measured at revaluation model। तो बेटा बड़ा आसान से रूल है इसके। पहले मैं कॉस्ट मॉडल के रूल आपको बताता हूँ। कॉस्ट मॉडल जी जी बेटा, क्या करेंगे हम बेटा, सबसे पहले काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 मैं क्योंकि स्टेप्स बता देता हूँ केसेस के, तो आपको समझने में भी आसानी रहती है और फिर इवेंचुअली इसको अप्लाई करने में भी खुद से आसानी रहती है जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो बेटा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हम क्या करेंगे बेटा, डिटरमिन करेंगे बैलेंस ऑफ provision for dismantling cost and asset on the date of estimate change। जी बेटा, हमारे पास एक बैलेंस आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट लायबिलिटी का, और बेटा हमारा बैलेंस आ जाएगा एसेट का जिस दिन एस्टीमेट चेंज हो रहा है। हमें वर्किंग करके इस बैलेंस को अपडेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे बेटा, हम प्रोविजन फॉर पी फॉर डीसी का मतलब बेटा क्या है, एक्रोनिम है ये, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। बेटा स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को shall be recomputed on the date of estimate change, using revised estimates। तो बेटा स्टेप 2 में क्या होगा, आपके पास प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की बेटा क्या होगा, एक रिकम्प्यूटेड रिवाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। बेटा उसके बाद क्या करेंगे आप, बेटा इसे कंपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग बैलेंस के साथ। बेटा या तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, या बेटा
डिक्रीज होगी। बेटा इंक्रीज का मतलब क्या है? इंक्रीज का मतलब क्या है? बेटा इंक्रीज का मतलब ये है कि जो रीकम्प्यूटेड बैलेंस है दैट इज ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। रीकम्प्यूटेड बैलेंस ज़्यादा है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, बेटा एग्जिस्टिंग बैलेंस क्या है? कम है। और अगर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो बेटा इसका मतलब है कि जो रीकम्प्यूटेड बैलेंस है दैट इज लेस देन एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जी बेटा, तो आप क्या करेंगे बेटा, जब आप रीकम्प्यूटेड बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को बेटा कंपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट से, तो बेटा या प्रोविजन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे पता चलेगा, डिक्रीज कैसे पता चलेगा, हमने लिख लिया। बेटा अगर प्रोविजन इंक्रीज होगी तो बेटा आपको पता है प्रोविजन एक क्रेडिट नेचर अकाउंट है, तो बेटा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या कर देंगे? क्रेडिट। और कॉरेस्पॉन्डिंगली बेटा एसेट की कॉस्ट क्या कर देंगे? डेबिट। और अगर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब लायबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट। और बेटा एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉरेस्पॉन्डिंगली क्रेडिट। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बेटा क्या है? ट्रिगरिंग पॉइंट है। प्रोविजन बढ़ेगी तो एसेट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर आप एंट्री देखें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, अगर बेटा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बढ़ेगी, क्रेडिट होगी, तो एसेट की कॉस्ट डेबिट होगी। आसान लफ्ज़ों में प्रोविजन बढ़ेगी तो एसेट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, प्रोविजन कम होगी तो एसेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेटा ये ट्रीटमेंट था किस चीज़ का? अगर हम केस नंबर 1 फॉलो करें। अब मैं केस नंबर 2 से इसको लिंक करता हूँ। केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल। जी बेटा, बेटा केस नंबर 2 में चूंकि जैसे मैंने आपको स्टेप बताया बेटा, स्टेप नंबर 1 सेम एज केस नंबर 1 बट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन लॉस पी एंड एल कॉलम बेटा जो हम कैफ 7 में बनाते रहे हैं शैल बी डिटरमिन। तो बेटा स्टेप नंबर 1 में क्या फ़र्क आया? बेटा स्टेप नंबर 1 सारा वही है, लेकिन साथ हम एक काम और करेंगे बेटा, हम बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन लॉस पी एंड एल कॉलम शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द डेट ऑफ एस्टीमेट चेंज। बेटा या रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम होता है, बैलेंस होता है, या रिवैल्यूएशन लॉस पी एंड एल का बैलेंस होता है। दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करता है, दोनों बेटा को एग्जिस्ट नहीं करते। स्टेप नंबर 1 तकरीबन सेम ही हो गया, लेकिन हमें साथ ये दो बैलेंस इनमें से इन दोनों बैलेंस में से किसी एक का बैलेंस आ रहा होगा, वो भी हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। समटाइम बेटा क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होता है, समटाइम डेटा गिवन होता है, हमें उससे इसका आंसर निकालना पड़ता है। स्टेप नंबर 2 में बेटा आप क्या करेंगे? बेटा स्टेप नंबर जो 2 है ना, दैट इज सेम एज केस नंबर 1। मतलब हम क्या करेंगे, हम जो हमारी जिस दिन एस्टीमेट चेंज हो रहा है बेटा, उस दिन हम प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का बैलेंस रीकम्प्यूट करेंगे यूजिंग द रिवाइज्ड एस्टीमेट। और बेटा उसके फिर क्या करेंगे,
उसे हम कंपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट से। बेटा या प्रोविजन इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। तो वर्किंग लॉ सेम, लेकिन अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डबल एंट्रीज फर्क हो जाएंगी, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, अगर रिकम्प्यूटेड बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बेटा एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, अगर कम होगा तो बेटा हम क्या कहेंगे, डिक्रीज हो रही है। बेटा समझिएगा, अब इसका ट्रीटमेंट समझना है। जी बेटा, अगर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बेटा इंक्रीज हो रही है तो एक काम पहले करेंगे, आसान काम पहले करेंगे बेटा, हम प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को बेटा क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे? जी बेटा, मैं आसानी के लिए समझाता हूँ कि बेटा अगर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो समझो ट्रीटमेंट फॉलो करनी है रिवैल्यूएशन लॉस वाली। जब रिवैल्यूएशन लॉस बेटा होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले वो लॉस चार्ज करते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को, और अगर वो बैलेंस बेटा एग्जिस्ट नहीं करता या बेटा वो बैलेंस इनसफिशिएंट होता है तो बेटा एक्सेस अमाउंट हम किसको चार्ज कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो बेटा प्रोविजन इंक्रीज होने का मतलब है कि रिवैल्यूएशन लॉस, मतलब एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन क्रेडिट फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये से, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, बट अगर उसका बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस इस दिन आ रहा था 6 रुपये का, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और बेटा एक्सेस अमाउंट कहाँ चली जाएगी, P&L। तो एंट्री क्या होनी है, ये डिपेंड करता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है तो कितना है या नहीं है। अगर बैलेंस बहुत ज़्यादा है तो बेटा रिवैल्यूएशन सरप्लस से सिर्फ डेबिट होगा, अगर बैलेंस बिल्कुल नहीं है तो बेटा P&L डेबिट होगा, अगर बैलेंस कम है तो सरप्लस डेबिट हो जाएगा, और जब बैलेंस को ख़त्म हो जाएगा तो एक्सेस अमाउंट कहाँ चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बेटा अगर इंक्रीज हो रही है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बेटा इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आप डिक्रीज होने का मतलब ये है कि रिवैल्यूएशन गेन। बेटा आसान काम पहले करेंगे, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को डेबिट कर देंगे, डिक्रीज हो रही है ना, क्रेडिट किससे करेंगे, रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन में क्या रूल पढ़ते हैं हम IAS 16 में भी और IAS 38 में भी, कि बेटा जब रिवैल्यूएशन गेन आता है तो पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिकवर करते हैं जो लॉस पहले रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो बेटा हमने वर्किंग की होगी स्टेप नंबर 1 में, हमारे पास अगर रिवैल्यूएशन लॉस P&L का बैलेंस आ रहा होगा तो पहले बेटा उसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन आपको पता है कि उसको क्रेडिट करना कंडीशनल है। अगर बैलेंस आ रहा होगा तो पहले वो क्रेडिट होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो क्रेडिट नहीं होगा। तो पहली प्रेफरेंस है बट कंडीशनल है कि उसका बैलेंस रिकवर करना हो। तो बेटा P&L क्रेडिट पहली प्रेफरेंस, लेकिन बेटा ये पहली प्रेफरेंस क्या है, कंडीशनल है। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो डेबिट तो हमेशा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी, बेटा क्रेडिट क्या होगा, अगर बेटा P&L से कोई भी बैलेंस रिकवर नहीं करना हमने आज तो बेटा हम सिंपल रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर देंगे। बेटा अगर P&L से ढेर सारा बैलेंस रिकवर करना है, मतलब प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 10 रुपये से डेबिट हो रही है लेकिन हमने 50 रुपये 40 रुपये रिकवर करने हैं तो बेटा सिर्फ P&L क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि हमारी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 10 रुपये से डेबिट हो रही है लेकिन लॉस हमने 8 रुपये का रिकवर करना है तो बेटा 8 रुपये का लॉस क्रेडिट हो जाएगा P&L, और बेटा 2 रुपये फिर सरप्लस में चले जाएंगे। तो 3 पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं, सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, सिर्फ P&L क्रेडिट, या दोनों क्रेडिट। वो डिपेंड करता है कितना बैलेंस रिकवर करना है या बिल्कुल रिकवर नहीं करना। ठीक है बेटा, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फ़र्क है। एक बात आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी, केस नंबर 2 में ये जो हमारा जो भी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की जो अकाउंटिंग एंट्री होती है चेंज इन एस्टिमेट की, बेटा उसका एसेट के बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, एसेट का बैलेंस अनचेंज रहता है। अनलाइक केस नंबर 1 में एसेट का बैलेंस, आपका कॉस्ट का बैलेंस चेंज हो जाता है। आखिरी बात आज की से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ बेटा, वो ये है, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन मॉडल का। बेटा रिवैल्यूएशन
और एस्टीमेट चेंज, बेटा अगर ये दोनों सेम डेट पे हो रही हूँ तो बेटा पहले क्या काम करेंगे और बाद में क्या काम करेंगे। तो बेटा पॉइंट याद रखिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ। बेटा इफ़, नोट लिख लें प्लीज़ अपने पास, इफ़ रिवैल्यूएशन एंड estimate change of dismantling cost is occurred on the same date, then first revaluation accounting shall be done, and after that balance shall be updated, and then estimate change of dismantling cost accounting, shall be done। ठीक है जी, आसान लफ्ज़ों में फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, देन एस्टिमेट चेंज ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग इफ बोथ इवेंट अकर्ड ऑन द सेम डेट। ठीक है जी बेटा, बाकी इंशाल्लाह से क्वेश्चन और फर्दर की डेलिब्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।